तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं बर्लिन का सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी टावर की, जिसके सामने हम अभी खड़े हैं, जो अलेक्जेंडर प्लाट्स पे ही है बेसिकली, और बर्लिन का एक सेंट्रल लैंडमार्क है ना। और बर्लिनर्स इसको एलेक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको, जैसे पूरा नाम तो अलेक्जेंडर प्लाट्स है, प्लाट्स मतलब ये एक तरह का जगह प्लेस है ना, तो यहाँ पे ये बर्लिनर्स इसको एलेक्स बोलते हैं। और टीवी टावर जो है ये बहुत पुराना है, 65 से 69 के बीच में बना था। और इसका आइडिया ऐसे ही था, उस समय कम्युनिज्म को पावरफुल दिखाने के लिए बनाया गया था। उस समय तो यहाँ पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो ये इस सेंटर के अराउंड सेटअप करने के लिए इसको प्लान किया था कि इसके अराउंड सारा सेंटर सेटअप किया जाएगा, रेस्टोरेंट्स, मॉल, शॉपिंग सब कुछ होगी, कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए इस प्लेस को। यहाँ पे लोग सबसे पहले आए, और आज के समय के हिसाब से भी 50-60 साल बाद भी ये सक्सेस ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बाहर से आते हैं, जो सबसे पहले यहीं पे आते हैं, यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बर्लिन घूमने की, क्योंकि ये नेविगेशन में भी सबसे इजी है। आप यहाँ पे आ जाओ तो फिर उसके बाद सब कुछ पास है, जो कि बर्लिन में घूमने लायक है। एज अ टूरिस्ट, एज अ बर्लिनर बहुत कुछ है बर्लिन में घूमने लायक, पर लेकिन एज अ टूरिस्ट आपको जो भी कुछ घूमना है वो इसके अराउंड मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे कि शुभम ने बताया, ये 1965 और 1969 के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और इसकी हाइट जो है वो कुल 368 मीटर्स है, और अभी भी ये जर्मनी का एक टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ना। और इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, एक बार भी है, जिसके अंदर आप जा सकते हो और आपको पूरी बर्लिन का 360 डिग्री व्यू मिलेगा, है ना। रेस्टोरेंट वो काफी एक्सपेंसिव है, पर जो ये ग्लोब आप देख रहे होंगे, ये ग्लोब के अंदर पूरा रेस्टोरेंट है, और ये रिवॉल्विंग भी है, ये थोड़ा घूमता भी है, ऐसा पता लगा है, अंदर से घूमता है, बाहर का स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया फील देता है आपको लगेगा कि आप क्लाउड से बर्लिन को देख रहे हो, है ना। हाँ जी। और एज अ बर्लिनर ये जो है, ये काफी अच्छा लैंडमार्क है। जब हम यहाँ पे, हम भी सबसे पहले स्टार्टिंग में यहीं पे ही लैंड हुए थे एक तरह से, और सबसे पहले हमने भी जो देखा था बर्लिन में वो यही था, क्योंकि ये सबसे बड़ा आई कैचर है ना। यहाँ पे लोग सबसे पहले आते ही है कि ये बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है। और जब भी हम अपनी डेली लाइफ एज अ बर्लिनर बिताते हैं यहाँ पे, तो अगर आपके पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको देख के आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन पता लग जाती है। आप इसको कहीं से भी नजर पड़ जाती है इस पे, तो आप पता लगा सकते हो कि आप किस एरिया में हो, किस डायरेक्शन में है, आपको जहाँ जाना था वो किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ होगा, है ना। तो ये काफी कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे बर्लिन को ऐसा लगता है जैसे बांधे रखा है, कनेक्ट करता है। एक काइंड ऑफ एक सेंटर है, और इसके आसपास बर्लिन ऐसे गोल गोल घूमता है। बिल्कुल सर्कल का ये एकदम सेंटर है, और इसने सब कुछ बांध रखा है बर्लिन में। हाँ जी, हाँ जी। तो और ये ऐसा भी है कि अभी भी अगर आप पीछे देख पा रहे होगे कि ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, मॉल है यहाँ पे 2, है ना। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना एक होटल है, पार्किंग जो 1960s के टाइम पे यहाँ पे है। और आप समझ सकते होगे कि इसको इन्होंने मतलब पूरी कोशिश की कि एज अ सेंटर इसको डेवलप किया जाए और टूरिस्ट यहीं आए, जो ऐसा होता है। बट अगर आप फिर बर्लिन में थोड़ी और देर के लिए रुकते हो या रहने लगते हो यहाँ पे, तो आपको पता लगता है कि यही नहीं है सब कुछ, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स, स्ट्रीट्स, बहुत बड़ी बड़ी भी, छोटी छोटी भी, बहुत ही अच्छी हैं, कोजी हैं, जो अच्छी लगती हैं। एक्चुअली यहाँ की थोड़ी रेप्यूटेशन है शुभम, वो थोड़ी सी खराब भी हो चुकी है ना अलेक्जेंडर प्लाट्स की, है ना। यहाँ पे क्योंकि क्राउड बहुत रहने लग गया है। पर लेकिन अब ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि किसी भी सिटी के अराउंड का जो सेंटर है, आप उसको कितना ही साफ रख सकते हो, कितना ही मेंटेन कर सकते हो। ये इतना लोग यहाँ पे आता है बर्लिन के सेंटर में, तो इसको थोड़ा सा तो गंदा फील होता ही है ना। फील होता है। और एज अ होल बर्लिन में ही आपको ये फीलिंग आएगी। जर्मनी की सारी सिटीज में जो कि है, बहुत साफ सफाई है, बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस है। आपको लगेगा कि मतलब आप पूरा ढूंढ के दिखाओ रोड पे ना। मेरे पापा बोलते थे कि बर्लिन की रोड्स या जर्मनी की रोड्स ऐसी हैं कि आप नीचे बैठ के खाना खा सकते हो। उस टाइम पे ऐसे होता होगा। हाँ, पर लेकिन आपके पापा बर्लिन नहीं रहे थे ना, तो फ्रैंकफर्ट रहे थे। और उस टाइम में मुझे लगता है बर्लिन भी साफ ही होता होगा। बट बात ये है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, बर्लिन ने इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल दी है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टडी की अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट्स आने लग गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कि इतना यंग क्राउड है, और जहाँ पे यंग क्राउड है वहाँ मुझे लगता है गंदगी है, क्योंकि हर जगह मैकडी के वो जो अपने ग्लासेस होते हैं, मैकडी के डब्बे होते हैं, हर जगह ऐसे फैले रहते हैं ना। पर
स्टिल इसमें अपना एक चार्म है अलेक्जेंडर बहुत प्लाट्स ज्यादा में। है। हाँ, हाँ, और जितने भी लोग बाहर से आते हैं, मतलब बर्लिन के बाहर से आते हैं और जर्मन सिटीज से, उनका सबसे पहला व्यू पॉइंट यही होता है कि भले ही वहाँ पे बहुत साफ सफाई है उनकी सिटीज में, पर लेकिन बर्लिन की जो चमक धमक है, जो नाइट लाइफ है, जो यंग स्पिरिट है, वो जर्मनी में कहीं नहीं मिलता। कहीं और नहीं है। बाकी सारी जगह बुढ़ापा है। बुढ़ापा है, थोड़ा सा सैडनेस है। हाँ। और हम जैसे इंडिया से जो कि यूथ कंट्री से अगर आते हैं तो हमको लगता है कि बर्लिन फिर भी रहने लायक जगह है। कि बर्लिन और किस चीज के लिए फेमस है? बर्लिन फेमस है अपने नाइट क्लब्स के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड के इतने फेमस नाइट क्लब्स हैं कि यंगस्टर्स दूर दूर से आते हैं उनमें एंट्री लेने के लिए, और घंटों की लंबी लाइन होती है वहाँ पे। रात भर खड़े रहते हैं, सुबह 4-4 बजे उनको एंट्री मिलती है। और उनकी ड्रेसेस, मतलब नाइट लाइफ के बारे में कभी और बात करेंगे किसी और टॉपिक में। नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि उन्होंने ऊपर पूरी रजाई ओढ़ रखी होती है और नीचे उन्होंने एकदम फंकी कपड़े पहन रखे होते हैं कि उन कपड़ों को देख के उनको एंट्री मिल जाए उन पब्स में, क्लब्स में। तो ये एक मतलब हमने एक्सपीरियंस नहीं करी शुभम, पर कभी ये एक्सपीरियंस नहीं करी। मैं मैरिड हूं ना, मतलब एटलीस्ट एक डिसेंट क्लब तो हम जा ही सकते हैं, है ना। तो बर्लिन में हो गई है बारिश शुरू, और असली बर्लिन घूमने का मजा बारिश में ही है। लंदन को ना फ्री फंड में बदनाम किए हुए हैं कि वो वहां पे कभी भी बारिश होती है, बर्लिन का कोई नाम नहीं लेता। पर लेकिन बर्लिन भी लंदन की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस मामले में। कभी भी यहाँ पे बारिश होती है तो लोगों का तो यहाँ पे आदत है, छाता जो है अपने बैग में हमेशा रखा होता है उन्होंने। तो वो क्या बताता है, यहाँ पे हमेशा कभी भी बारिश हो सकती है। हमेशा प्रिपेयर्ड रहो बारिश के लिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहो गर्मी में भी कि थोड़ी सी भी हवा चल गई तो ठंडक फिर से हो जाएगी, है ना। गर्मियों का मौसम ही है जब यहाँ पे धूप थोड़ी देखने में अच्छी लगती है, मिलती है। नहीं तो सर्दियाँ और ऑटम हो जाए, स्प्रिंग हो जाए, बस बारिश बादल यही सब रहता है और आदत डालनी पड़ती है इस मौसम की, है ना। तो हम आपको बारिश में ही दिखाने वाले हैं असली बर्लिनर की तरह बर्लिन, है ना। ये पीछे आप देख रहे होंगे अब बर्ड क्लॉक, है ना। तो ये एक है जो कि सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स में से है। वैसे तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या ही स्पेशल है, हमें भी ऐसे ही लगता था कि यार ये इतना भी कोई स्पेशल नहीं है, लोग पता नहीं क्यों आके यहाँ पे फोटो खींचते रहते हैं। पर लेकिन उस समय 1969 में जब ये सेटअप हुआ था, उस समय के हिसाब से काफी अच्छा इक्विपमेंट था। ये बेसिकली क्या है कि ये जो इक्विपमेंट है ये 148 कंट्रीज का टाइम एक साथ बताता है, ठीक है। जिसमें ये आप देख रहे होंगे कि इंडिया का भी, न्यू दिल्ली का भी टाइम बता रहा है। तो ये उस समय 15 टन की घड़ी थी जो यहाँ पे सेटअप करी गई थी, और लोग यहाँ पे आके जो है, जब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो टाइम देख लिया करते थे। और कंट्रीज का भी मैनुअल क्लॉक है, एनालॉग है, और तो ये पर लेकिन ये करेक्ट टाइम बताती है 148 कंट्रीज का। इमेजिन करो शुभम, हम यहाँ पे आए हैं, नीचे टाइम देख रहे हैं, अच्छा इंडिया में यही टाइम होगा, घर पे बात कर लेते हैं, मे भी उस टाइम पे कोई ऐसे इसको यूज कर रहा हो। हाँ जी। और ये इसके पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो होटल है ये है पार्किन होटल, और ये जो है बहुत ही पुराने होटल्स में से एक है। जब ये सेटअप हुई थी तब ये पार्किंग होटल भी था, और ऐसे का ऐसे ही था, इतनी ऊंची बिल्डिंग उस समय। तो ये काफी फेमस होटल है उस समय का। और ये जो शाहरुख खान की जो शूटिंग हुई है डॉन 2 की, जिसमें वो छलांग मार रहे हैं कोई सीन में, मुझे नहीं मालूम किस सीन में वो छलांग मार रहे हैं, तो ये इसी बिल्डिंग के टॉप से मार रहे हैं, क्योंकि पार्किंग होटल में एक फैसिलिटी है कि ऊपर से बंजी जंप कराते हैं, कंट्रोल्ड बंजी जंप कराते हैं वायर्स से, और जो कि थ्रू आउट वायर्स लगी रहती हैं, है ना। तो वो डॉन 2 की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और ये सेंटर जो है ये मूवीज में तो बहुत फेमस है ही है, बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में इस सेंटर की शूटिंग हुई है। जब भी बर्लिन को दिखाते हैं तो ये सेंटर तो जरूर दिखाते ही हैं, ब्रैंडनबर्ग गेट के साथ, जो कि हम इसके बाद देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे बॉर्न सीरीज की शूटिंग हुई है। मैट डेमन यहाँ पे घूम रहा है आसपास, अलेक्जेंडर प्लाट्स के स्टेशंस में ही घूम रहा है। और वो किसका पीछा कर रहा होता है? वो हीरोइन का पीछा कर रहा होता है ना। कौन सी हीरोइन? वो थी ना उसमें, वो जो दूसरी एजेंट होती है। हाँ। पुलिस वालों को इतना पता है। तो अभी इस टाइम पे हम निकोलाई प्लाट्स पे हैं, निकोलाई कर्श प्लाट्स। और ये जो एरिया है वो निकोलाई फिएटल एरिया है, जो बर्लिन का एक छोटा सा कॉर्नर है अलेक्जेंडर प्लाट्स के पास। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बर्लिन में सबसे पहले सेटलमेंट हुई थी, सबसे पहले आके लोग रहने लगे थे। तो ये एरिया बहुत ही पुराना है उस हिसाब से, और ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसको रीबिल्ड किया गया कुछ 1980s में। और अभी भी ये वैसी सी फील देता है जैसे एक ओल्ड सिटी है, रोड्स भी ऐसे स्टोन्स वाली हैं, और कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे पराग में आ गए हो। ये एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर है, प्यारा सा लगता है और कोजी सा भी है। आसपास कोजी कोजी रेस्टोरेंट्स हैं, और मुझे मतलब बर्लिन में सबसे ज़्यादा कभी कभी यहाँ आके देखना, आसपास रुकना, यहाँ पे किसी कैफ़े में बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अभी हम निकोलाई फिएटल से निकलेंगे।
स्प्री के पास पास से जाएंगे और सीधा सीधा दिखाएंगे आपको और लेके चलेंगे बर्लिनर कैथीड्रल के पास, जो मेरा फेवरेट स्पॉट है। मतलब मुझे देखने में सबसे सुंदर लगता है बर्लिन में, और आप भी देखोगे कि ये कितना सुंदर है और कितना प्यारा है। टूरिस्टिक स्पॉट है और फोटोजेनिक स्पॉट भी है। तो दोस्तों अब हम निकोलाई फिएटेल से निकल के जाने वाले हैं बर्लिनर डोम की तरफ, स्प्री से होते हुए। और मतलब इस एरिया के साथ स्प्री पास से निकलती है, तो ये इसको एक और ब्यूटीफुल लुक देती है, जो पहले ही एरिया अपने आप में इतना सुंदर है ना। आपको बताना हो तो स्प्री जो है एक तरह से बर्लिन की गंगा है। यहाँ पे एक ही रिवर है और वो पूरे बर्लिन से बह रही है ना। हाँ, अलग अलग जगह से निकल रही है और छोटे छोटे चैनल्स बनाए हुए हैं, कैनाल से बनाया हुआ है, जगह जगह डिवाइड किया हुआ है, पूरे बर्लिन से इसको चैनल किया हुआ है स्प्री रिवर को। तो ये सेंटर से भी बहती है और ये डोम से बिल्कुल लग के बहती है। तो हम यहाँ से होते हुए स्प्री देखते हुए डोम की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि वो इतना फेमस क्यों है। और थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि बर्लिनर्स को क्या शौक है। गर्मियों में बेसिकली इस रिवर के आसपास के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, वो सब भरे रहते हैं, है ना। वहाँ पे जगह नहीं मिलती बैठने की, क्योंकि धूप मिल रही होती है ऊपर से और पास से रिवर का व्यू, और बर्लिन है तो सुंदर ही, है ना। तो वो मतलब आपको जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मजा आता है देख के भी लोगों को। हम खुद भी मतलब आ जाते हैं कहीं भी कॉर्नर पे या शोर पे, कोई रेस्टोरेंट हो या स्टेयर्स हो, पार्क हो, वहां पे बैठ के एंजॉय करते हैं। और समर्स में तो यहाँ पे लोग एकदम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। 8-9 महीने से अगर आपको सर्दी में घर के अंदर रहना पड़े तो फिर 3-4 महीने के तो आप सड़क पे ही रहोगे। तो यहाँ पे बस लोग खाना पीना एंजॉय करना और धूप में बैठे रहना, वो 3-4 महीने तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम बर्लिनर डोम के सामने खड़े हैं। ये यहाँ का, इसको बर्लिन कैथीड्रल भी बोलते हैं। यहाँ का एक बहुत फेमस चर्च है, जो बाहर से तो सुंदर है ही है, अंदर से भी इसकी सुंदरता मतलब बहुत ही प्यारी है। मतलब लोग यहाँ पे आते हैं स्पेशली, बहुत ही ज्यादा फेमस स्पॉट है ये, बहुत फेमस है। इसके आसपास का एरिया भी बहुत सुंदर है और ये स्प्री पे है। जैसे कि हम बता रहे थे, शुभम आप बता रहे थे ना कि ये यहाँ पे स्प्री बहती है पूरी सिटी के अंदर से। छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे। इस आइलैंड को बोलते हैं म्यूजियम आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर म्यूजियम्स हैं और ये कैथीड्रल है पीछे, है ना। तो इस छोटे से आइलैंड के चारों तरफ स्प्री रिवर बहती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूजियम इंसेल जर्मन में। और बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं इसको म्यूजियम आइलैंड। और देखो पीछे ये डोम कितना सुंदर है, इसका ग्रीन कलर मतलब फोटोज में तो बहुत ही सुंदर आ जाता है ना। तो लोग यहाँ पे, बस लोग तो यहाँ पे दिखेंगे ही आपको। पिक्चर्स की स्पॉट है, बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं लोग यहाँ पे। और ये फेमस और भी चीजों के लिए है। यहाँ पे जो है कोई भी फेस्टिवल हो जर्मनी में या बर्लिन में, तो यहाँ पे जरूर उसको लगाते हैं। जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यूरोप का, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइट शोज होते हैं और प्रोजेक्ट की जाती हैं इस पे तरह तरह की लाइट्स। इसको बहुत सुंदर बनाया जाता है उस दौरान, है ना। और ईस्टर चल रहा है इस समय, आज तो ईस्टर है वैसे बर्लिन में, तो यहाँ पे जो है काफी अंदर प्रिपरेशंस वगैरह चल रही होंगी। और थोड़ा सा ट्रिविया इसके बारे में, ये कुछ 1400s में बना था शुभम, ठीक है। 1800s की शुरुआत में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, मे बी नहीं अलग अलग रूलर्स कोई अलग रूलर्स ने इसको। यूरोप में कुछ भी कोई बोले ना कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो या वर्ल्ड वार 1 में या 2 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया होगा। हाँ जी, कुछ 1800s के एंड में इसको दोबारा बनाना शुरू किया और 1905 में इसकी दोबारा से इनॉग्रेशन हुई। और उस टाइम पे इस पे 11 मिलियन मार्क्स, जो उस टाइम की करेंसी थी जर्मनी की, वो लग चुके थे। तो उस टाइम के हिसाब से कितना ज्यादा पैसा था बेसिकली। और दूसरी बात, ये जर्मनी के लिए बहुत ही फेमस है कि ये लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं चीजों को रेनोवेट करने के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, नई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। और इतना लंबा टाइम होता है, इतना पैसा लगता है उस पे, और बाद में इनका पूरी दुनिया में मजाक बनता है। कौन सा प्रोजेक्ट? जैसे हमने उसके बारे में एल्ब फिलहार्मनी जो हैम्बर्ग में है, उसमें सुना था 10 साल 15 साल तक उसकी कंस्ट्रक्शन चली है और हुआ नहीं। यहाँ का जो एयरपोर्ट है बर्लिन एयरपोर्ट, उसका तो बहुत तगड़ा मजाक उसके बारे में भी ऐसे मजाक बनता है। और ये भी मतलब बस पैसे, मतलब मजाक इसलिए कि मतलब काफी टाइम लगता है इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में, काफी पैसा लगा दिया जाता है। और आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि जर्मनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज थी वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है। जैसे इनका डिजाइन, थोड़ा आर्किटेक्चर, जितना भी इनका टैलेंट था पहले उस मामले में, अभी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। और ये जितना उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि ऐसे आउटकम आएगा उस प्रोजेक्ट का, ऐसा लगेगा, वैसा ये बना नहीं पा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं ऐसे हैं लेटली डेवलप हुए हैं, तो थोड़ी सी इन मामलों में मजाक चल रहा है। तो अभी हम जो है बर्लिनर कैथीड्रल जो देखा आपने, वहां से निकल गए हैं
और अब हम चल रहे हैं बर्लिन के सबसे टॉप स्पॉट पे मेरे ओपिनियन में, क्योंकि वो सच में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर तो है ही और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो है ब्रांडनबर्ग गेट। उसकी सुंदरता वैसे तो देखने ही बनती है, शुभम को बहुत पसंद है। आसपास जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होटल्स हैं, है ना, और सारे सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस उन होटल्स में रुकाए जाते हैं और आसपास गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल पास पास ही बनाए हुए हैं। तो वो एरिया है तो सुंदर दिखता है। शुभम, मेरा एक कन्फेशन है इस टाइम पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, उनको बर्लिन की अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। ये करते हुए ना मुझे खुद से बर्लिन एकदम पता नहीं सुंदर क्यों लगना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप किसी सिटी में रह रहे होते हो, आप कोशिश करते हो कि आप आसपास घूम लो, बाहर चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ, घूमने चले जाओ, है ना। पर बर्लिन को मैंने ऐसे नहीं देखा था, बट आज पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि बर्लिन यार सच में सुंदर है। और आज हम जो है आपको दिखाने की वजह से बर्लिन को एज अ टूरिस्ट की नजर से देख रहे हैं। वैसे तो हमारी एक तरह से सेकंड होम है ये, तो फिर आज लग रहा है मनोहर को पता लग रहा है कि बर्लिन भी सुंदर तो है। सच में नहीं सुंदर है। ब्रांडनबर्ग गेट के पास पहुंच चुके हैं और ब्रांडनबर्ग के ठीक पास होटल एडलॉन है, जो बहुत ही फेमस है। क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई सेलिब्रिटीज आते हैं ना, हॉलीवुड के, बॉलीवुड का नहीं पता, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज यही रुकते हैं। और जैसे वो मूवी थी अननोन, लियाम नीसन की, उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी। तो जब मैंने इसको देखा बर्लिन में और उसके बाद वो मूवी देखी तो मुझे लगा ओ ये बर्लिन में कोई भी शूटिंग हो तो वो इसी होटल से आसपास ही दिखती है और ब्रांडनबर्ग गेट तो वहां से दिखता ही है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारे पॉलिटिशियंस वगैरह जितने भी डिप्लोमेट्स वगैरह आते हैं वो भी इसी होटल में आके रुकाए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी इसके अराउंड ही हैं, कहीं आसपास पीछे को, है ना। तो ये काफी फेमस होटल है। ऐसे नहीं कोई 5 स्टार, इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये 5 स्टार है कि 7 स्टार है, बस ये अपने आप में एक काफी इम्पोर्टेंट होटल है और लग्जरी होटल है। ये तो है ही डेफिनेटली। और ये एरिया अपने आप में इतना पॉश है, इसके आसपास जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं या वही सर्विस अपार्टमेंट्स या होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे आ जाते हैं। हाँ, इस होटल में भी जितना मेरे को मालूम है अराउंड पर नाइट जो है 400 to 500 यूरोस तो है ही स्टार्टिंग प्राइसेस। तो अराउंड आप लगा लीजिए कि एक रात का जो है कुछ 50,000 के आसपास रूम होगा, तो एक्सपेंसिव तो है। तो आ गए हैं हम ब्रांडनबर्ग गेट के सामने। जर्मन में बोलते हैं इसको ब्रांडनबर्गर टॉर, है ना। और ये शुभम का बहुत ही फेवरेट स्पॉट है। अच्छा है स्पॉट, पर शुभम बताइए आपको ये क्यों पसंद है? मेरे को ये इसलिए पसंद है क्योंकि आप बर्लिन में कहीं पे भी चले जाओ, आपको मे भी टूरिस्ट मिले ना मिले, पर लेकिन ये जो स्पॉट है ये हमेशा भरा रहता है। यहाँ पे हमेशा आपको टूरिस्ट मिलेंगे, कभी नहीं खत्म होते हुए दिखेंगे। और हमेशा यहाँ पे फोटोज खिंचाते हुए लोग, वीडियोस बनाते हुए लोग, शॉपिंग करते हुए, कुछ ना कुछ यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह करते हुए, जैसे अभी देख रहे हैं कितनी पीछे भीड़ हो रही है आसपास से निकलते हुए। तो इतनी भीड़ आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी बर्लिन में जितनी यहाँ पे ब्रांडनबर्ग गेट पे मिलेगी, है ना। जर्मन हिस्ट्री को कोई भी ऐसा लैंडमार्क नहीं है बर्लिन में जो कि इतना एक्सप्लेन करता हो, डिस्क्राइब करता हो अपने आप में जितना कि ये। इसका जो मतलब है गेट का, ये अपने टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। ये पहले जो ये गेट बनाया गया था, ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए बनाया गया था, है ना। और अब जो है ये रिवर्स हो गया है। इसका मतलब 1989 के बाद से, जब से इसका री इनॉग्रेशन हुआ था वॉल गिरने के बाद, तब से इसका मतलब ही बदल गया है। अब ये जर्मन यूनिटी का सिंबल है, बर्लिन यूनिटी का सिंबल है ईस्ट और वेस्ट का। और 89 के री इनॉग्रेशन में यहाँ पे कुछ 100,000 लोगों ने वो सेरेमनी अटेंड करी थी और फर्स्ट न्यू ईयर्स ईव टुगेदर मनाया गया था बर्लिन ईस्ट और वेस्ट ने। और वो ट्रेडिशन आज तक कंटिन्यूड है। बर्लिन में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इतनी ज्यादा आतिशबाजी होती होगी न्यू ईयर्स ईव पे, है ना, जितनी यहाँ पे होती है। अनफॉर्चुनेटली हम कभी नहीं उसको अटेंड कर पाए, कभी इधर होते थे, कभी इंडिया होते थे, या कभी कहीं गए होते थे। मे भी इस साल, फिंगर्स क्रॉस्ड, हम इस साल यहीं होंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे।
हाँ जी, तो शुभम इन शॉर्ट आपको ये इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे डीजे पार्टी होती है, न्यू ईयर पे और फायरवर्क होता है हाँ? और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ ये जी। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पॉट है। कोई ना कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट होती रहेगी किसी भी अच्छे कॉज के लिए, है ना, या फिर कुछ भी जैसे यूक्रेन से रिलेटेड यहाँ पे आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी ट्रेंड सेटिंग चीज होती है बर्लिन में तो वो यहाँ पे हो रही होती है। तो ये थी हमारी वीडियो बर्लिन के सेंटर के टूर के बारे में, है ना। और ये जो टूर था ये इंडियन बर्लिनर के पर्सपेक्टिव से था, है ना। आई होप कि ये आपको अच्छा लगे और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था जो भी आपने देखा, उसमें से आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सी लोकेशन, कौन सा आपको मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे के बारे में वीडियो देखनी हो आप हमें बताइए हमारे कमेंट्स बॉक्स में, हम जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हमने पूरा दिन बारिश में चल के ये वीडियो बनाई है अपने व्यूअर्स के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और शुभम अभी कुछ खा पी ले थोड़ा सा, खा लेते हैं क्योंकि अब हमें पूरे दिन चल के बर्लिन में जो है भूख लग गई है। और हम इस समय है पोट्सडेमर प्लाट्स पे। ये एक अच्छा इलाका है बर्लिन में खाने पीने के लिए, मॉल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे अपने दिन का एंड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।